साथियों नमस्कार, हाउस योर जॉस। हाय सर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, जिसमें हम जानने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कोई इस तरह की किंक टाइप की कोई स्ट्रक्चर हो, उसको चार्ज दिया जाता है तो उसके ऊपर चार्ज किस प्रकार आएगा। जहां किंक होता है वहां पर चार्ज ज्यादा होता है और बाकी जगह कम होता है। जहां किंक होता है वहां ज्यादा होता है। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहने का मतलब है जब शेप बिगड़ जाएगी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बिगड़ जाएगा। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी शेप पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों तीन तरीके का होता है। एक होता है लीनियर, एक होता है सरफेस, एक होता है वॉल्यूम। आइए इन तीनों के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और उसके ऊपर हम चार्ज भेजते हैं, यानी उसको हम चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन हो गया, एक फ्रिक्शन हो गया, और इस तरह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। एक मेटल वायर है और ऐसे ही यदि हमारे पास एक मेटल की रिंग हो तो वो मेटल की रिंग भी कैसी होगी, चार्ज हो जाएगी। तो उसका जो मेटल वायर है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके ऊपर पूरे पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसकी रेडियस आप कैपिटल आर बोल दो। तो ये तो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सपोज इसकी लेंथ L है, इसके ऊपर नेट चार्ज जो है Q है, या इसके ऊपर पूरे पे नेट चार्ज Q है और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो L है। तो यहां पर एक लाइन चार्ज डेंसिटी होती है दोस्तों, लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इस लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लेंथ आपको गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हमने यहाँ पर कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है dl, यहाँ पर चार्ज होगा dq, तो इसके लिए लेम्डा क्या बन जाएगा, dq बाई dl। ये दोनों फॉर्मूला है। यदि लेंथ टेंड्स टू जीरो मीन्स इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट के लिए हमारे पास जो लेम्डा होता है, लेम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl। और इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी दोस्तों, इसकी यूनिट होगी, चार्ज की होती है कूलाम, लेंथ की होती है मीटर, कूलाम पर मीटर। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये है लाइन चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वन है अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी हमारे पास सरफेस कौन कौन सी सरफेस हो सकती है। जैसे हमारे पास एक सीट हो गई, मेटल सीट। इस मेटल सीट को हमने चार्ज दिया। चार्ज देने के मेथड मैंने आपको बताया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीनों मेथड है। यानी हमने इसको चार्ज दिया तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। यानी इस सीट के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, वो भी दोस्तों कंटिन्यूस वाला। ठीक है, सपोज इसका जो एरिया है, सीट का जो एरिया है वो A है और इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो Q है। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको जो लिखा जाएगा उसे सिग्मा से लिखा जाता है, और वो नेट चार्ज अपॉन एरिया मीन्स नेट चार्ज ऑन दी सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी यूनिट हो जाएगी ऐसा यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब ऐसी सरफेस और कौन सी हो सकती है, जैसे हमारे पास एक है मेटेलिक स्फीयर। मेटेलिक स्फीयर हमारे पास एक ऐसा मेटल स्फीयर है, और इस मेटल स्फीयर को आप कैसा होगा, यानी इसको चार्ज देंगे तो आपको मालूम है कि मेटल के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज आ जाता है, इसे शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी यूनिफॉर्मली इस सरफेस की स्फीयर पर सरफेस स्फेरिकल सरफेस पे आ जाएगा जिसकी रेडियस r है। आपको मालूम है इस सरफेस का जो एरिया है वो कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ पर जो सिग्मा होता है वो Q/4πr²। ठीक है, ये हमारे एक मेटेलिक स्फीयर के लिए। और ये सीट के लिए, सीट जो कंडक्टिंग सीट है उस कंडक्टिंग सीट के लिए, नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए Q/A सीट का एरिया आपको मालूम होता है। तो इस तरह से हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक सीट के कारण फाइंड आउट कर सकते हैं, सरफेस के कारण फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, वॉल्यूम किसका हो सकता है, सपोज हमारे पास एक नॉन मेटेलिक स्फीयर है, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या इंसुलेटिंग बोल सकते हो आप, स्फीयर है। तो वो सारा का सारा चार्ज अपने अंदर ले जाएगा, यानी वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज पूरा का पूरा अपने अंदर समाहित कर लेगा, इसलिए वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे सिस्टम को, यानी जिसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए पूरे वॉल्यूम के अंदर, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फॉर्मूला है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोस्तों, इसको रो से लिखा जाता है, और रो जो होता है चार्ज, नेट चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ दी ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो नेट चार्ज को हम Q से लिखेंगे, और इसका वॉल्यूम V है तो V लिख देंगे। अब इसका जो वॉल्यूम है, सपोज इसका रेडियस R है, तो इसके वॉल्यूम को मैं किससे लिखूंगा, 4/3πr³। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख दोगे, रो इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ मैं, रो इक्वल टू Q/4/3πr। ये हो गया हमारे लिए फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी का। आपको मालूम है कि यदि हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, इनकी मदद से उनके रेस्पेक्टेड जो ज्योमेट्री है, यानी
लाइन चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आपने देखा एक वायर के ऊपर या एक रिंग के ऊपर। यदि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, इसके अंदर हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये वायर है तो वो चार्ज हो जाएगा, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पर हमें इस पर चार्ज की आवश्यकता होती है कि अमाउंट ऑफ चार्ज बताइए। तो वहाँ पर हम ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं, अभी इसको अप्लाई भी करने वाले हैं। एक बार इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझिए। यदि लाइन के ऊपर चार्ज है तो हम इस तरह से लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, और यदि एक रिंग के ऊपर है तो रिंग के ऊपर भी फॉर्मूला यही काम करेगा, बट वहां पर एल इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई आर। ठीक है, वहां पर हमेशा लेंथ का यहाँ पर यूज किया जाता है। इसी प्रकार सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो यदि एक सरफेस के ऊपर यानी एक सीट के ऊपर या एक कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी जो डेंसिटी होती है उसे Q बाई ए लिखा जाता है, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मीन्स एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, वो पूरा पूरा चार्ज अपने अंदर समाहित कर लेता है। ऐसे एक होलो स्फीयर होता है, वो भी अपने अंदर, होलो में पूरे में नहीं आएगा, पर ध्यान रखना जितनी उसकी थिकनेस है उसमें आएगा। तो उसके लिए भी ऐसा केस बन सकता है, वहां पर उसके डिपेंड कर रहा है होलो यानी कितनी उसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो वहां पर भी चार्ज उसके अंदर समाहित हो जाएगा, यानी इसके वॉल्यूम में समाहित हो जाएगा, और उस वॉल्यूम को हम फाइंड आउट कर लेंगे और वॉल्यूम को चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो चार्ज में जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको इसकी यूनिट आती है, यहाँ से डायमेंशनल इक्वेशन भी निकाल सकते हो। डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, सॉरी न्यूटन ही, कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम की क्या होती है AT, और मीटर क्यूब की होती है L क्यूब, यानी m0 L-3 T1 A1। ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे पुराने वालों की भी निकाल सकते हो आप। जैसे इसकी डायमेंशनल इक्वेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m0 L ऊपर चला जाएगा -2 T1 A1। ऐसे इसकी डायमेंशनल पहले वाले की, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, m0 L-1, ये L-1 ऊपर चला जाएगा, A1 T1। ये डायमेंशनल इक्वेशंस होंगी, ये भी हमारे काम आ सकती है। अब नेक्स्ट दोस्तों, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम काम लेने वाले हैं, यानी हम एक ऐसा एग्जाम्पल सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर है। अब यदि वहां पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। पर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास गाउस सर हैं, इस समस्या का निदान उनके पास है। आइए दोस्तों, गाउस सर की जो एप्लीकेशन है, यानी गाउस लॉ की जो एप्लीकेशन है, उनको हम देखते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ, हमारा जो आप टॉपिक रहेगा, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, यानी गाउस लॉ जो है उसकी क्या एप्लीकेशन है। गाउस लॉ आपने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, गाउस लॉ क्या होता है दोस्तों, गाउस लॉ होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मीन्स फ्लक्स जो होता है वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चार्ज समाहित है उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, उसका नेट फ्लक्स आ जाएगा। आपको यदि इसके बारे में नहीं मालूम है, आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो आप उस पहले वाले वीडियो को देखो, आपको मजा आ जाएगा वो वीडियो देख के। दोस्तों, नेट जो फ्लक्स है वो फ्लक्स गाउस लॉ की मदद से आप चुटकियों में हल निकाल लेते हो। यदि इसमें हम देखते हैं, यानी ये फ्लक्स जो है यदि हम मैथमेटिकली निकालें तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर गाउस लॉ की मदद से बहुत आसानी से जस्ट नेट चार्ज निकालो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, हम फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम फ्लक्स की मदद से, उस फ्लक्स की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो सबसे पहली, यानी हम डिफरेंट टाइप की
ज्योमेट्रीज है हमारे पास, उनको हम चार्ज देते हैं, और यदि वो चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट long uniformly charged conducting wire हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, ध्यान रखिए, गौर करिएगा, इनफाइनाइट है। मैं इधर डॉटेड दिखा देता हूं इसको, यानी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है दोनों एंड पे। यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो मेरे को मालूम है, मैंने इसका एक पीस कर लिया, पीस तो नहीं किया, एक तरह से वो वायर ऐसे कैसे पड़ा, बस इतना मैंने उसको मेजर कर लिया जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, जो मेजर्ड लेंथ है। अब मुझे इतना मालूम है कि इसके ऊपर चार्ज बटा हुआ है और वो भी यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। और मुझे इतना मालूम है कि यहां से यहां तक का जो चार्ज है वो Q है, ठीक है। अब इस Q की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे मालूम नहीं है, बट मुझे इतना जरूर मालूम है कि इसकी जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी जो है लेमडा, वो गिवन है, यानी वो हमें कंटिन्यूसली मालूम है। यानी इसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली हमें इसकी वैल्यू मालूम होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज होगा वो हमें मालूम है, यानी लेमडा हमें गिवन है। और लेमडा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब आप ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ है तो इनफाइनाइट से डिवाइड करो लेमडा की वैल्यू 0 आ जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पूरे के ऊपर आप स्मॉल स्मॉल पीसेज करके देखो, यानी ये dq/dl, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उसके ऊपर चार्ज देखते हैं, उसकी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, उससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इनफाइनाइट के केस में आप इनफाइनाइट से डिवाइड नहीं करोगे, वहां पर क्या करोगे, एक स्मॉल पीस लोगे, उसके ऊपर चार्ज देखोगे और उस पीस की जो लेंथ है उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यहां से हमारे पास लेमडा मालूम है। आपसे पूछा जाता है कि इस Q की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों लेमडा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, Q/L। तो आपने Q यानी लेमडा आपको इस मेथड से मालूम पड़ जाएगा, तो ये लेमडा यहां लगा दोगे इनटू लेंथ, जो आप लेंथ जितनी लेंथ ले रहे हो उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। यानी एक काम तो हमारा हो गया, एक इक्वेशन तो आ गई, चार्ज हमें मालूम पड़ गया, ये काम हो गया। फ्लक्स वाले में नेट चार्ज मालूम पड़ गया, नेट तो नहीं मालूम पड़ा, हमें तो उस इतनी लेंथ का चार्ज मालूम पड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो तरीका क्या होगा, इसको इसकी एप्लीकेशन लेते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बाकी मिटा दूं क्या, अभी इसको मैं मिटा देता हूं, और ये इधर पड़ा रहेगा, इधर काम आ जाएगा। चलो हाँ, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे एक ऐसा स्फीयर कंसीडर करेंगे, एक ऐसा सिलेंडर, इसको जो इसको पूरा का पूरा ढक ले, ऐसी हम एक ज्योमेट्री लेंगे जो पूरी की पूरी इसको ढक ले। ये रही दोस्तों एक ज्योमेट्री, पूरा चार्ज ढका गया, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, ये यहां से एक चार्ज पॉइंट ले लेते हैं P। सपोज पॉइंट P पर जिसकी डिस्टेंस है R, वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करूंगा, यानी हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वी वांट टू फाइंड
out electric field at point P। अब हमारे पास जो कुलाम सर ने मेथड बताया था, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद लेकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं इस टारगेट के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं यूजिंग गाउस लॉ। गाउस लॉ की मदद लेंगे। गाउस सर ने कहा कि आप ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, यूनिफॉर्मली हो, नॉन यूनिफॉर्मली हो या फिर पॉइंट चार्ज हो, उन सब को आप क्या करो, एक ऐसी सिमेट्रिक ज्योमेट्री के अंदर ढक लो, कवर अप कर लो। अब मैंने क्या किया, इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर के अंदर ढक लिया। मैंने क्या किया, इनफाइनाइट लॉन्ग तो इमेजिन नहीं कर पाया, मैंने क्या किया, जितना लेंथ का था एक स्मॉल पीस ले लिया और उस स्मॉल पीस में मैं नेट चार्ज फाइंड आउट कर लूंगा और यूजिंग डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं, देखो आपको मालूम है कि जो चार्ज प्लस है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड होती है। तो इस चार्ज के कारण, मेटल वायर के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बाहर की ओर होगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सरफेसेस कौन कौन सी है। तो सरफेसेस फाइंड आउट करने पहले तो ये वो लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्लोज सरफेस समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में क्या क्या हमें जरूरत है, हमें जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का एरिया। बताइए, हमने एक गाउसियन सरफेस इमेजिन की, वो सिमेट्रिकली इस चार्ज को ढक ले रही है। बताइए उस गाउसियन सरफेस के कितने सरफेस हैं, कितने सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस। इस सरफेस का नाम मैं 1 बोल देता हूं, इस वाले को 2 बोल देता हूं और इस वाले को 3 बोल देता हूं। क्लियर है। इसका जो एरिया है वो इसके नॉर्मल है, यानी इसको मैं S1 बोल देता हूं। इसका जो एरिया है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इसको मैं S2 बोल देता हूं। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया की डायरेक्शन, और इसका जो एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी S3 वेक्टर बोल देता हूं। ये तीनों वेक्टर्स हैं, ठीक है। आप N1 कैप, N2 कैप, N3 कैप भी ले सकते हो, साथ में मैग्नीट्यूड लगा सकते हो, यानी S1 N कैप ऐसे भी लिख सकते हो, S और यहाँ पर S3 N कैप, S2 N कैप ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इतनी बात क्लियर है। 3 सरफेसेस हैं, तीनों सरफेसेस के कारण अलग अलग फ्लक्स आएगा। इससे कितना फ्लक्स आउट होगा, इससे कितना फ्लक्स आउट होगा, इससे कितना फ्लक्स आउट होगा, ये सारे के सारे आएंगे। तीनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। वो किसके इक्वल होगा, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होगा। तो दोस्तों देखिए यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस प्लस के कारण तो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर एंगल बताइए कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है। यहां पर E की डायरेक्शन बाहर की और S2 की डायरेक्शन इधर, तो यहां पर एंगल कितना है, यहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये Q है, ये थीटा, ध्यान रखना। यहां पर E इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में S3 के बीच में डायरेक्शन कितना एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। चलो इसको मैं बोल दूं θ1, इसको मैं बोल दूं θ2, इसको बोल दूं θ3, इसको θ2 बोल देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम इसको और अच्छे से क्लियर कर। देखो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ड्यू टू सरफेस 1, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ड्यू टू सरफेस 2, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ड्यू टू सरफेस 3, नेट चार्ज ऑन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। इस पर आ जाओ। जो θ1 है उसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों,
90 डिग्री। थीटा 2 है, उसकी वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी एस दोनों एक डायरेक्शन में। और थीटा 3 है, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। क्लियर है बात? चलो तो लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटता है, क्या आ जाता है दोस्तों, कोस थीटा ds1 कोस थीटा 1। थीटा 1 वैल्यू पुट कर दूं मैं, एक टर्म एक्स्ट्रा नहीं होगी आपकी, 90 डिग्री प्लस सॉरी वेक्टर तो हट गया, ई ds2 कोस 0 डिग्री, ई ds3 कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू नेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए दोस्तों, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। पुट कर दीजिए, यानी ये तो सारे 0 हो जाएंगे, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। तो बचेगी सेकेंड टर्म, इंटीग्रेशन ई ds2 इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। ई को बाहर लेता हूं, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट है, डिस्टेंस फिक्स है, तो ई क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन होगा उस सरफेस का, नेट चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, हमने पढ़ा था ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसके कारण फ्लक्स 0, ये वाली सरफेस है, इसके कारण फ्लक्स 0, सिर्फ फ्लक्स आउट होगा सिर्फ और सिर्फ कर्वेचर वाला। तो कर्वेचर वाला जो सरफेस है उसके कारण फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये मानिए, इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूं और आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। यदि हमने एक सिलेंडर ले लिया और उसको मैंने कट कर लिया, तो कट करने पर वो कैसा बनेगा दोस्तों, बताइए। ये एक सिलेंडर है और इसकी हाइट जो है वो मैं L ले लेता हूं और इसकी रेडियस R ले लेता हूं। इसको मैंने कट कर दिया, यानी यहां से बीच में से कट कर दिया। आप ये समझिए कि ये एक मेरे पास एक कागज है और इसको मैंने एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है, इसको मैंने एक सिलेंडर बना लिया, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, आप समझ रहे होंगे। इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने यहां से कट कर दिया, क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो आइए ये इसको रेक्टेंगल बनाते हैं, यानी ये एक रेक्टेंगल बन गया और इसकी जो रेडियस r है, तो ये सर्किल वाली जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी बढ़ जाएगी 2 पाई r। इसकी हाइट l है, तो बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई rl, यानी ds2 जिससे मैंने बोला है उसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई rl। तो यहाँ पर E इंटू 2 पाई RL सब नेट क्यू कितना लाया था हमें, देखो नेट क्यू लेमडा इंटू लेंथ, लेमडा इंटू एल, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल गया तो E इज इक्वल टू हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई, एप्सिलॉन नॉट इसके पास रख लेता हूं और R नीचे ले जाता है। ये R कैपिटल R ले रहे हो तो कैपिटल R, ये हाँ स्मॉल r ले रहे हो तो स्मॉल r, ये आप पर डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस ले रहे हो सकता है ये स्मॉल r लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा, कैपिटल R आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने यहाँ कंसिडर कैपिटल R किया तो कैपिटल R लेना पड़ेगा। ये जो रेडियस है ना, ये कितनी लिया, स्मॉल r लिया, सॉरी यहाँ स्मॉल r ले रखा है हमने, तो इसको स्मॉल r लेके चलो, तो इसको स्मॉल r लेके चलो, इसको स्मॉल r बोल देते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में स्मॉल r ही लिया है। जो वेरिएबल है, सीधी सी बात ये वेरी कर सकते हैं, यानी आप एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल रहे हो जो हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और थोड़ा सा जुगाड़ कर सकते हो आप, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा ये E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
1/4πε0 क्या होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है k, तो ये क्या बन गया, E इक्वल टू k q अपॉन r, सॉरी 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, और डायरेक्शन किधर है, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी एन कैप, नॉर्मल टू दी सरफेस, यानी r की डायरेक्शन में r कैप भी बोल सकते हो आप, एन कैप भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। इसका मैं यदि ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लेके आऊं, तो वो कैसे होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। हमारे पास ये r है, ये e है, तो ये E 1/r, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो इस तरह से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वो डिस्टेंस के साथ रार के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और जैसे जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम, यदि हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका हम एक केस लेते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग एक कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर को हम चार्ज कर देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो उसका डेरिवेशन ये होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी क्या होगी, किस तरह से आर पे डिपेंड करेगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये सब हमने जान लिया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे गाउस लॉ की अदर एप्लीकेशंस को, जिसमें हम एक कंडक्टिंग शीट लेंगे, नॉन कंडक्टिंग शीट लेंगे, स्फेरिकल सेल लेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, और उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यदि उनको हम चार्ज कर दें। ठीक है दोस्तों, तब तक बने रहिएगा, और इस चैनल पर आप आए हो और आप इतना समय दे रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा और भी शानदार। और सब्सक्राइब कर लिया गया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप इसको लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, सब आखिर।